नाम है इंद्रमणि सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीओके की हिस्ट्री के बारे में। ऐसे तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा या फिर बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स पे भी सुना होगा पीओके की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन आज हम जिस पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे, पहले मैं आपको समझाता हूँ एक ताजा खबर के साथ। मतलब कि हाल फिलहाल में जो चीजें हुई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हुआ ये है कि 14 अगस्त, ये तारीख आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ एक और तारीख जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा वो है 15 अगस्त। ये दो ऐसे डेट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, इंडिया की हिस्ट्री में। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ना कि सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में बल्कि इंडिया के प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में भी ये जो डेट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर इस डेट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, सबसे पहले समझते हैं। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान को क्या मिली थी? आजादी मिली थी। और उसी के साथ साथ 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। तो मतलब 14 अगस्त को पार्टीशन हुआ था और 15 अगस्त को इंडिया को आजादी मिली थी। तो उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो कश्मीर है, कश्मीर में इलीगल तौर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। किस तरीके से कब्जा कर रखा है? इलीगली कब्जा कर रखा है। उसने कैसे किया ये सब मैं आगे के स्लाइड्स में या फिर आगे के आने वाले मतलब कि इसके बाद के लेक्चर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा एरिया है कश्मीर का जिसपे कि पाकिस्तान का कब्जा है। तो आप इतना समझ लीजिए, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है मैप पे, इन सब पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इलीगली। इसी के साथ साथ इसने ये तो कर रखा है, उसी के साथ साथ इसने क्या किया है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको इसने चाइना को दे रखा है सीपीईसी के नाम पे। आपने सीपीईसी का चर्चा बहुत बार सुना होगा क्योंकि बहुत ही पुराना टर्म हो चुका है आज के डेट में। आई थिंक 2018 से ये चल रहा है। सीपीईसी का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें पाकिस्तान जो सिल्क रूट था उसका पुराना वाला, उसी सिल्क रूट एम्बिशियस सिल्क रूट से वो क्या कर रहा है, एक रोड बना रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिससे कि वो कहां तक जा सकता है, यूरोप तक पहुंच सकता है और बाकी जो और भी कंट्रीज है उन पे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, फिर जितने भी ओशियंस हैं उन पे उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। तो उसने क्या किया है कि उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये चाइना है, इस एरिया से होके गुजर रहा है, जिसका भारत ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपत्ति भी दर्ज कराई है, ऐतराज भी किया है कि ये तो हमारा टेरिटरी, अलग बात है किसी और के कब्जे में है, तो आप बिना हमारे परमिशन के हमारे टेरिटरी में कैसे कुछ भी किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन खैर ये तो अलग बात हो गई। तो इस वाले रीजन पे किसका पोजीशन है? इस पे है पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है। और ये जो उसका रीजन है मुजफ्फराबाद में उसने क्या, मुजफ्फराबाद सो कॉल्ड कैपिटल है उसकी और उनके तरफ से, और इसके ही आसपास एक चीजें शुरू हुई है कि 14 अगस्त को वो लोग क्या मना रहे हैं, मुजफ्फराबाद के लोग क्या मना रहे हैं 14 अगस्त को? ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। और 15 अगस्त को मना रहे हैं प्राइड डे के रूप में। मतलब कि हमारा इंडिपेंडेंस, ऑब्वियस सी बात है वो भी इंडियंस ही है क्योंकि इंडियन टेरिटरी है वो, तो वो भी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि अभी हाल में जब ये हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूटी हो चुका है तो यूटी को रेगुलेट करने के लिए यूनियन टेरिटरी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, तो वो है मनोज सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा सर है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इसी के साथ साथ जब वो यहाँ पे 15 अगस्त का सेलिब्रेशन चल रहा था तो अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया श्रीनगर के पास। जब ये जो भी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हमारा चल रहा था, जो भी रैलीज झांकी निकल रहे थे या फिर जो भी एग्जीबिशंस प्रदर्शनी हो रहे थे, इन सब में अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी उमर अब्दुल्ला जो कि वहां के पूर्व सीएम थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उतने ही लोग क्या किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे जब भी वहां पे, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाना है, जबकि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उसमें
बताया गया था। तो खैर, तब मुजफ्फराबाद के लोगों ने क्या किया है कि 15 अगस्त को प्राइड डे के रूप में मनाना शुरू किया और 14 अगस्त को क्या किया है, ब्लैक डे के रूप में मनाया है इस बार में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आखिर इंडिया का एक क्या बोल सकते हैं उसको, इंटेंट है कि हम कभी ना कभी पीओके को वापस लेंगे। आखिर वो हमारा ही हिस्सा है। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने अननेसेसरी उस पर कब्जा कर रखा है। खैर, ये तो हो गया न्यूज, ये तो हो गई न्यूज। अब हम आते हैं हिस्ट्री पे, जो कि आज का हमारा मेन एजेंडा है। तो हम हिस्ट्री पे अगर बात करें तो इसकी हिस्ट्री पे बात करने से पहले लोगों को लगता है कि कश्मीर का जो इतिहास है वो 1947 से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। जैसे कि आपको पता होगा कि ऋषि कश्यप के नाम पे इसका नाम कश्मीर बना पड़ा। ऋषि कश्यप के नाम पे इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, कश्मीर रखा। उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बहुत बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए, या फिर हम कहें मॉडर्न डे के लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने यहाँ पे आके रिसर्च करी, यहाँ पे आके अपना समय दिया। क्योंकि काफी पीसफुल, काफी ही ज्यादा माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ साथ यहाँ का इन्वायरमेंट काफी ही ज्यादा सुंदर होता था। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लोग आते थे, अपना कंसंट्रेशन के साथ फोकस करते थे। और कश्मीर का इतिहास जिन्होंने लिखा है, आई थिंक महाभाष्य की रचना जिन्होंने करी है, उनका भी इसी के आसपास वो भी रहा करते थे। तो मतलब कुल मिला के इसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। लेकिन अगर मॉडर्न डे की बात करें तो 1846 में, जैसे कि आपको पता होगा कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर बनाई थी, श्रीनगर उनका एक दूसरा कैपिटल था। लाहौर, सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह का जो पंजाब का जो कैपिटल था, उसका एक पहला, पंजाब जो उनकी टेरिटरी थी, उसका जो पहला कैपिटल था कहाँ पे था, लाहौर के अंदर में थी। और दूसरी कैपिटल उनकी थी श्रीनगर के आसपास। और कश्मीर जो पार्ट था वो महाराजा रंजीत सिंह के टेरिटरी के अंदर आता था। लेकिन 1846 में उनके देहांत के कुछ दिनों के बाद दिलीप सिंह से क्या कर दिया गया, 1846 में लाहौर की ट्रीटी के तहत महाराजा गुलाब सिंह ने इसको खरीद लिया था सिख से, सिख एम्पायर से इसको खरीद के गुलाब सिंह ने यहाँ पे डोगरा राजपूत राजवंश की स्थापना करी। डोगरा राजपूत राजवंश की स्थापना करी गुलाब सिंह ने। आगे चल के इन्हीं के पोते होते हैं, आई थिंक हरि सिंह इनका नाम होता है। और हरि सिंह भी काफी ज्यादा, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही अच्छे रूलर माने जाते हैं कश्मीर के हिस्ट्री में। खैर, गुलाब सिंह ने इसे खरीदा था सिख एम्पायर से, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का टेरिटरी हुआ करता था। उनकी डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर थे वो अच्छे से संभाल नहीं पाए और उनके स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हो गया। और अंग्रेज तो इस फिराक में थे कि कैसे न कैसे करके महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाए, फिर हम इस पे अपना अधिकार स्थापित कर लें। ये तो उसका ओल्ड हिस्ट्री हो गया। अब आते हैं इसके मॉडर्न हिस्ट्री पे, जहां पे आपको जानने को मिलेगा कि आखिर हिस्ट्री क्या है पीओके का। तो अगर हम यहाँ जाने तो आपको जानने को ये मिलेगा कि 1947 में क्या हुआ था कि जैसे ही हमें आजादी मिली तो वहां की एक चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है कि वहां की जो बहुसंख्यक जनता थी वो किस रिलीजन को फॉलो करती थी, वो इस्लाम को फॉलो करती थी। अगर वहां की बहुसंख्यक जनता इस्लाम को फॉलो करती थी तो वैसे सिचुएशन में क्या हो गया, और वहां का जो किंग थे वो कौन थे, हरि सिंह थे। और हरि सिंह के किंग होने की वजह से, हरि सिंह हिंदू थे, राजा हिंदू, बहुसंख्यक जनता मुस्लिम, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो गया था। और आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने की बुनियाद क्या थी, उसका जो बेस क्या था, तो वो था रिलीजन की इस्लाम। मुस्लिम्स के लिए एक अलग से कंट्री चाहिए, इसको क्या हम पाकिस्तान बोलेंगे। और वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल को काट कर एक नया सूबा बनाया गया, एक नया देश बनाया गया, जिसको कि हम लोग इस वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ईस्टर्न पाकिस्तान वही है मॉडर्न डे बांग्लादेश। 1971 के वॉर में इसको लिबरेट किया गया था और एक भारत विश्व के मानचित्र पर एक नया देश बनकर उभरा, कौन, बांग्लादेश। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा 1971 के वॉर के ऊपर। खैर, तो मुस्लिम्स के लिए उनको एक अलग देश चाहिए होता था। और यहाँ की जनसंख्या जो थी, आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट थे उनको छोड़ दिया गया था कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ जाना है। आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या फिर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने एक अलग
एक अलग कंट्री के रूप में एग्जिस्टेंस चाहते हैं। तो 3 ऐसे स्टेट थे जिनका यह मानना था कि वो एक अलग ही कंट्री के रूप में अपने एग्जिस्टेंस चाहते थे। वो कौन कौन से स्टेट थे? वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों को यह लगता था कि हम इंडिया के साथ विलय नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसे मन में तो इन दोनों का यह था कि हम पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे तो जूनागढ़ गुजरात में है, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल बाउंड्री शेयर नहीं करता, और हैदराबाद तो बिल्कुल भारत के बीचों बीच है। तो ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं था कि ये उनके साथ एसोसिएट हो जाए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जिन्ना बहुत ज्यादा इंश्योर थे कि जम्मू एंड कश्मीर तो हमारे पैकेट में है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां की जो मेजोरिटी ऑफ जनता है वो इस्लाम को फॉलो करती है। लेकिन उनके मंसूबे पे तब पानी फिर गया जब हरी सिंह ने बोला कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि पाकिस्तान ने कुछ अफगानियों को उठाया और अपने सेना के कुछ लोगों को मुजाहिदों के फॉर्म में इंडिया के अंदर में, कश्मीर के अंदर में भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए। अब सिचुएशन ये था कि हरी सिंह अब तक टेक्निकली इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुए थे, मतलब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं किया था। वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर ये था, उस वक्त तक लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, हमारे कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने बोला कि अभी अभी तो आप आजाद हुए हैं और अभी आपको एक अंतरराष्ट्रीय युद्ध लड़ना है। वैसे सिचुएशन में जब तक आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं होता है तब तक आप किसी भी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है अभी तक। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये कबायली घुस जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, और आप ये जो रेड वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ तक, सॉरी मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, और इस वाले रीजन तक वो मतलब कि फाइनली आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वो अंदर आ रहे होते हैं तो उनका मेन टारगेट ये था कि श्रीनगर के पास पहुंचकर यहाँ पे क्या करना होता है कि श्रीनगर के अगर एयर बेस पे अगर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो इंडिया चाह के भी उनकी किसी भी तरह का मदद नहीं कर सकता था। फाइनली थक हार कर राजा हरि सिंह ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर कर दिया, मतलब कि अब टेक्निकली जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, भारत का राज बन गया। अब इसके पास क्या था, पावर था भारत को कि अब हम क्या कर सकते हैं, इन पे अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमला कर सकते हैं। लेकिन ये जो घुस रहे थे अंदर, ये तो कबायली थे ज्यादातर लोग, तो ये इनको क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी उनको चीजें मिली, वो जितना भी उनको कीमती सामान मिला, वो लूट खसोट में रह गए, और वो श्रीनगर तक अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट ही नहीं करता। इन दिस सर्कमस्टांसेस होता क्या है कि वो श्रीनगर तक पहुंचते इससे पहले इंडियन आर्मी पहुंच चुकी थी श्रीनगर के अंदर में, एयरलिफ्ट करके बहुत से ऑफिसर्स, बहुत से आर्मी के ऑफिसर्स को भेजा गया, और जो सीवी मेनन थे, सीवी रमन नहीं, मेनन साहब, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने इसको इंचार्ज संभाला, और उसके बाद यहाँ पे आर्मी पहुंच गई। आर्मी जैसी पहुंचती है, उन्होंने इनको कूटना शुरू किया। अब जो इंडियन आर्मी ने इनकी कुटाई करी, उनको धक्का देते 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 इस वाले रीजन तक लाकर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसी बीच हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चले गए यूएन में, क्योंकि अगर आर्मी चाहती तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर उनसे आजाद करा सकती थी। हो सकता था उनको धक्का देते 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 आर्मी लाहौर तक चली जाती। लेकिन इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चले गए, हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो चले गए यूएन में। जब वो यूएन में जाते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि अक्टूबर 1947 में कश्मीर का जो वॉर होता है, वॉर की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है कि जनवरी 1948 में ये 4-5 महीना ये लड़ाई चलती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उसके बाद यूएन में चले जाते हैं। यूएन क्या बोलता है, यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन नया नया बना था, आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है 1945 में, और वो नया नया ही बना था। तो वो बोलते हैं ना कि जो नए नए जो लोग होते हैं वो कुछ ज्यादा ही अपनी चौड़ दिखाते हैं। तो यूएन को भी लगा कि अच्छा मौका मिल गया भाई, अब तो हम पंचायत करेंगे पूरी दुनिया की। तो यूएन ने बोला कि पहले तुम लोग सीज फायर करो, ये जो दोनों तरफ की आर्मी एक दूसरे के सामने बंदूक तान कर खड़ी है, सबसे पहले आप लोग ये बंद करो, और लिविंग पार्ट ऑफ जेएनके पाकिस्तान साइड, ध्यान से सुनिए इस बात को, सबसे पहले पाकिस्तान को बोला गया कि तुम अपनी आर्मी को वापस लेकर जाओ
जो भी JNK में तुम लोगों ने कर रखा है। तब होगा वहां पे प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का क्या मतलब होता है? जनमत संग्रह। उसके बाद 1949 में गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू पाकिस्तान बाय AJK। मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, उनपे उसका क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है 1949 में। 1960 में पाकिस्तान सेट्स ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ PK टू चाइना। वो क्या करता है 1963 में वो चाइना को दे देता है इस वाले रीजन को। फरवरी 1994 में टाइमलाइन है, उसके बाद मैं फिर से इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इंडिया अडॉप्ट द रेजोल्यूशन इन व्हिच इट सेज दैट पाकिस्तान मस्ट वेकेट POK। 1994 में PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उसने लोकसभा में पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान को खाली नहीं करना होगा, एनी हाउ, इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन। लेकिन खैर पाकिस्तान ने नहीं माना। और अगस्त 2019 ये काफी ही हिस्टोरिक और माइलस्टोन इवेंट साबित होता है, ना कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में बल्कि इंडिया की हिस्ट्री में, कि जो चीजों को हम लोगों ने कब से सोच रखा था कि इसको खत्म करना है, उसको हम लोगों ने क्या किया कि हमने क्या किया कि पाकिस्तान, हमने सबसे पहले क्या किया कि 370 को रिमूव किया वहां से, जो स्पेशल स्टेटस था उसका, जिसकी वजह से कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया कि अब ये बोला कि हम तो इस पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे रेफरेंडम, अब बात इस पे होगी, ये वाले रीजन पे बात होगी और POK पे ही नेगोशिएशंस होगा, इस पे तो कोई नेगोशिएशन होने से रहा। तो ये है सिचुएशन। तो आर्टिकल 370 के बाद से क्या हुआ है, जहां एक और श्रीनगर, जब मैं बात करूं आपसे, श्रीनगर एक स्मार्ट सिटी के तौर पे उभर रहा है, वहीं इनका जो मुजफ्फराबाद है, यहाँ पे कहीं पे मुजफ्फराबाद में बेसिक एनिमिटी, बेसिक जो जरूरतें हैं वो भी उनको प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं है कि कभी ना कभी इनके यहाँ खुद का रिवोल्ट हो जाएगा और ये खुद बोलेंगे कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, जैसे कि 1971 में हुआ था। उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट कर दिया था अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उसके बाद क्या हुआ था, एक नया देश का जन्म हुआ था जिसको कि हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन की यहाँ पे भी किसी भी तरह का रिवोल्ट हो। और फाइनली हम ऐसी किसी वीडियो में मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अब पूरा कश्मीर जो कि हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर POK की हिस्ट्री के बारे में। अब आगे कुछ ऐसे फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आता है तो हम आपके सामने आएंगे और आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।